दुल्हन के लिबास में वो घर से भाग निकली जहाँ इसकी सौतेली माँ ने इसे जबरदस्ती दुल्हन बनाकर बिठाया था, और वो वहाँ से कोई निजात दहिंदा ना पाते हुए भागी थी। अब रात के इस वक्त वो कहाँ जाती, हर गली हर तरफ सन्नाटे का राज था। सर्दियों की शामें भी रात का गुमान पेश कर रही थी। वो अपना बड़ा सा कामदार दुपट्टा थामे लहंगे को ऊपर किए भाग रही थी कि हील में इसका पाँव बुरी तरह से अटका और वो एकदम रुकी। उफ, ये हील्स! पीछे मुड़ के देखा, कोई भी अभी तक इसके पीछे नहीं आया था, लेकिन वो जानती थी सोनिया बेगम इसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आखिर बहुत बड़ी पार्टी हाथ लगी थी और वो तो यशवा के 18 साल के होने का इंतजार कर रही थी। 18 साल का होते ही वो आज शाम में इसका निकाह इसकी उम्र से 3 गुना बड़े गुंडे से करवा रही थी। निकाह क्या था, वो इसे बेच रही थी। इनके दिल में जरा भी खौफ खुदा नहीं था, जबकि वो अपनी एक बेटी रखती थी जिसकी उम्र 19 साल थी। लेकिन दूसरों के लिए वो तड़प कहाँ आती है जो अपनी औलाद के लिए होती है। यशवा ने अपनी हील्स उतार के दूर दरख्तों की तरफ उछाल कर फेंकी। अब वो शदीद ठंड में नंगे पाँव भाग रही थी। जानती थी कि इसकी सौतेली माँ के पाले कुत्ते इसके बादशाह जड़ के हवाले कर देंगे, इस तक पहुँच सकते हैं। इससे पहले कि इसे खुद को महफूज करना था। ऊँच भागते भागते अचानक इसके नाजुक पाँव में कुछ चुभा था। वो वहीं बैठ गई। एक कांटा था जिसने इसे तकलीफ पहुँचाई। माँ बाप दोनों के चेहरे इसकी आंखों में आन समाये थे। माँ बाप के साथ होते हुए आज तक इससे कांटा तक ना चुभा था, और आज कैसे वो रातों को भाग रही थी अपने आप को, अपनी इज्जत बचाने को। अचानक इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। वो दहलते दिल से पीछे देखती, फौरन चुपता हुआ कांटा निकालती, फिर से भागी। पाँव में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुकी ना, बस भागते चली गई। लो जी, भाग निकली आपकी वो लाडली बेटी मुबारक। सबीन ने माँ को इत्तला बहम पहुंचाई। क्या बोल रही हो आज, क्या बोल रही हो? हिम्मत कैसे हुई उसकी ये कदम उठाने की? सोनिया बेगम को तो पतंगे लग गए। पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो कहीं ना मिली। वो दुल्हन का लिबास जेब तन किए भाग निकली। वो माथा मसलती रह गई। आज इसके 18 साल का होते ही वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद इसके नाम मुंतकिल होनी थी, और निकाह के बाद सारी जायदाद इसके शौहर को मिल जानी थी। सूरत में सोनिया बेगम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी, इसीलिए बहुत समझ कि सोनिया बेगम ने इसका निकाह बादशाह जज से करवा के ना सिर्फ जायदाद अपने नाम करवानी थी, बल्कि बादशाह जज ने 50 लाख देने की भी हामी भरी थी। और इस वक्त वो सोने की चिड़िया फिर से उड़ गई थी। सोनिया बेगम अंदर ही अंदर पेचोताप खाते हुए रह गई थी। आप कहा था आपसे वो भाग जाएगी, अब भुगते। सबीन ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके अपने सारे अरमान भी तो अधूरे रह गए थे। इस निकाह के बाद सबीन को भी इसकी माँ से अच्छे खासे पैसे मिलने थे। फिर अब माँ खाली हाथ तो यकीनन वो भी खाली हाथ। इतनी आसानी से तो हार मानने वाली वो भी नहीं थी, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। अभी पता करवाती हूँ, मिल जाएगी। सोनिया बेगम गुस्से से पुकारती बाहर निकली, जबकि सबीन वहीं खिड़की के पास खड़ी धीरे से मुस्कुरा दी, और फिर वो वापस माँ के पीछे ही पलटी। इस वक्त इंटरनेशनल जिम में खूब रौनक लगी हुई थी। म्यूजिक आन था। सभी लड़के इस वक्त अपनी बॉडी को मजीद उजागर करते एक्सरसाइज कर रहे थे। बहुत बड़ा जिम खाना था। बॉयज़ के साथ इनके ट्रेनर्स भी मौजूद थे। इस जिम में लड़कों का एक जिम में गफीर शाम के वक्त आया करता था। हर तरह के मुकाबलेबाजी भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ डिसिप्लिन में होता था। और इसी वजह यहाँ का बॉडी बिल्डर ट्रेनर बाजिल खान था। तीखे और खूबसूरत नैन नकुश का मालिक वो पठान, सुर्खों सफ़ेद रंगत खूबसूरत बॉडी का मालिक इस वक्त ब्लैक सैंडो और ट्राउज़र पहने बना रुके किसी कसरत कर रहा था। एक जनून सा था इसकी आंखों में, जैसे किसी खोने का जनून, कुछ पा लेने का जनून। बाइसेप्स की एक्सरसाइज करता अपनी स्पीड काफ़ी हद तक तेज़ कर चुका था। इसका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। बहुत से लड़के इसे देख रहे थे। वो वाकई बहुत जनूनी था। एक बात का जनून हो जाता है, इसे करके ही दम लेता था। वो फिजिकली तो बहुत मजबूत था, लेकिन मेंटली वो कहाँ था वो सिर्फ वही जानता था, या इसका अल्लाह। म्यूजिक का शोर इस वक्त बेहद फैला हुआ था कि अचानक जिम का बड़ा सा गेट खुला, और एक कमसुन लड़की दुल्हन के लिबास में अपनी पूरी हशर मानियों के साथ जिम में दाखिल हुई। बेदहानी में ही अंदर भागती चली गई, लेकिन इर्द गिर्द निगाह पड़ते ही इसके कदम बेख्तियार रुके थे, जबकि वहाँ मौजूद हर लड़का अपनी जगह थम गया था। म्यूजिक एक पल को बिल्कुल रुक गया। हर सो एक पल को सन्नाटा छा गया। यशपा ने घबरा कर अपने इर्द गिर्द सब तरफ दौड़ते हुए नजर दौड़ाई। इसका सांस जैसे थमने को था। सब लड़के इसे ही देख रहे थे, सब जबकि वो माथे पर बल डाले इन सबको देखे जा रही थी। वो अपने पीछे आने वाले गुंडों से बचने के लिए इस खुले जिम के दरवाजे से अंदर आ गई थी। इसे लगा ये कोई होटल होगा, लेकिन इसने बाहर लिख के बड़े हरूफ में जिम नहीं पढ़ा था। क्या क्या हुआ है इसे? नहीं, आंखें फाड़े देख रहे हो क्या? कभी कोई दुल्हन नहीं देखी? वो अपनी शर्मिंदगी जाहिर करने की गर्ज से बोलती माथे पे हाथ मार गई, पर किसी की जरूरत ना हुई कि इसको जवाब दे सके। जिनका हर छोटा बड़ा मामला बाजिल खान ही देखता था। वो अपनी मशीन को रफ्ता अपनी जगह से उठा, रेकिंग के पास आया और नीचे झुक के
नए मंजर को देखा। वो छोटी सी लड़की, इसको वो छोटी सी ही लगी थी। वो अपने मुकाबले में इस वक्त वहाँ से मौजूद सब लड़कों के बीच में दुल्हन के लिबास में बड़ी खड़ी पूरी क़यामत लग रही थी। इसका खूबसूरत कमसुन हुस्न किसी भी आबिद और जाहिद को ईमान डगमगाने की ताकत रखता था। वो सीढ़ियाँ पलांगता नीचे आया तो सभी का जो वहाँ मौजूद थे पीछे हटते से रास्ता दे गए। अपने सामने इतने बड़े कद के बॉडी बिल्डर को देखकर रेशमा ने पीछे होते थूक निकलते गहरा सांस भरा। वो इससे कद काठ में काफ़ी ऊंचा था और रेशमा ने तो हील्स भी नहीं पहनी थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? बाजिन ने माथे पे फर्ल डाले पूछा। मेरा नाम यशपा है और वो दरवाजे से अंदर आई हूँ। यशपा के जवाब पे वहाँ मौजूद कुछ शरारती लड़कों के चेहरों को मुस्कान ने छुआ। बाजिन ने इन्हें एक घूरी से नवाजा और 2 कदम मजीद चलता इस लड़की के पास आया। यशपा घबरा के 2 कदम पीछे हटी। यहाँ अंदर क्यों आई हो? दूर रह के बात करें अंकल, करीब आ रही हैं तो चेहरा दिखाई नहीं देता। इसके उल्टे जवाब पे इसकी अब की बार काफ़ी लड़कों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो लड़की से 27 साल जवान बॉडी बिल्डर खूबसूरत शख्स को अंकल कह रही थी। हंसना तो बनता था। निकलो यहाँ से फौरन, बाजिन ने चुटकी बजाते से बाहर का रास्ता दिखाया। सभी एकदम चुप से हो गए। प्लीज़ मुझे आज रात यहीं रुकने की इजाज़त दे दे, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। यशपा फौरन मिन्नत समाजत पे उतर आई। शट अप एंड आउट। अब की बार वो धारा के सभी बिल्कुल से हम गई। यशपा की आंखों में आंसू भर आए। बाजिल इसकी ब्राउन आंखों में नमी देखता लब भींच गया। अपनी शादी से भाग के आई हो, पीछे पुलिस लगी होगी। यहाँ रुक के हमारा जिम सील करवाना चाहती हो? बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल सकती। चलो निकलो फौरन। बाजिल इसे वहीं जमा देख फिर से बोला था। नहीं, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। मेरी सौतेनी माँ ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी बुढ़े गुंडे से करवा रही है। मैं भाग आई। आप प्लीज़ मेरी मदद करें। सिर्फ एक रात की बात है। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यशपा ने फ़ौरन अपनी कंडीशन क्लियर की। खान मदद कर देते हैं लड़की की। क्या पता सच कह रही हो? तनवीर ने बाजिल के कान में झिझकते हुए कहा। तो बाजिल ने एक नज़र सामने खड़ी इस लड़की को देखा जो नम आंखों से बहुत सी उम्मीद लिए इसे देख रही थी और फिर अपने साथ मौजूद दूसरे ट्रेनर्स को इसकी तरफ दाढ़ी में बोलता देख इसे वहाँ पर रुकने की इजाज़त दे गया। ठीक है, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, समझी? तुम उंगली उठा के वार्न करता मुड़ा था। प्लीज़ मुझे यहाँ कहीं छुपा दे, वो मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएंगे। यशमा ने सहमे हुए कहा। तो मजबूरन बादल को इसे इस जिम के बैग पे बने अपने कमरे में ले जाना पड़ा जहाँ वो रहता था। ये आपका रूम है। इसके बिस्तर पे एक तरफ टिकते तो इससे नॉर्मली बातें कर रही थी। हम वो सरसरी सा जवाब देता अपने बैग से टॉवल निकाल रहा था। किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, जहाँ हो वहीं रहो। रूम में घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है, समझी तुम? इसे उठता देख बादल खान गुस्से से इसे रोक गया। अभी वो कोई जवाब देती कि दरवाजे पे दस्तक हुई। बाजिल ने फौरन दरवाज़ा खोला। बाहर वो कुछ गुंडे आए हैं किसी लड़की की तलाश में। इनका कहना है कि वो यहाँ आई है। इसका पाँव जख्मी है, खून की लकीरें यहाँ दिखाई दी। इस आदमी ने सारी तफसील बताई। बाजिल ने पलट के यशपा को घूरा। यशपा ने मस्कीनी सी सूरत बनाते अपने पैर की तरफ इशारा किया। बाहर मत आना। इतने कहते वो इसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। यशपा धड़कते दिल के साथ वापस इसके बेड पर बैठ गई। इसका पाँव काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, इसे बैंडेज की ज़रूरत थी। अब भी खून रस रहा था। इसने इर्द गिर्द देखा शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया और कबर्ड खोल के देखने की इसने जरूरत ना की क्योंकि वो मना करके गया था। थक हार के बस के बिस्तर पे नींद दराज हो गई। गुजरे वक्त की चिंगारियाँ फिर से आंखों में चुभने लगी। आज रात तो वो यहाँ रुक जाएगी, लेकिन सुबह होते ही वो कहाँ जाएगी? इसका तो कोई भी अपना ना था जिसके पास जाके वो खुद को महफूज कर लेती। क्या वो यहाँ इतने ज़्यादा लड़कों में महफूज थी? दिमाग ने इसने जो करना चाहा वो उठ बैठी। दिन धड़कने लगा। तुम महफूज हो यशपा? वो शख्स भले गुस्से वाला था लेकिन इज्जत का मुहाफिज लग रहा था, लुटेरा नहीं। दिन ने इसकी तरफदारी की, न जाने बाहर क्या हो रहा था। चेक करूं। वो बिस्तर से उठते नीचे उतरी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। लाख खोला और ज़रा सा बाहर झाँका। आगे होकर देखा तो नीचे ही वो इन गुंडों के साथ हाथापाई करता दिखाई दिया। इसके साथ इसके जिम के दोस्त भी इनका साथ दे रहे थे। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो इन सब पर भारी पड़े थे। बॉडी बिल्डर वजूद के मालिक वो बॉयज़ कहाँ इन मरियल गुंडों के हत्थे चढ़ने वाले थे। 2 मिनट से पहले इस जिम से दफ़ा हो जाओ वरना सीधा जहन्नुम हासिल करूंगा। बाजिल खान गुस्से से दौड़ा। यशवा घबरा के वापस रूम के जानिब बढ़ी। अगर वो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यकीनन वो जाके फिर वापस आएंगे और मुमकिन था कि इसकी सौतेली माँ भी साथ आ जाती। तब वो क्या करेगी? कैसे बचाएगी खुद को? यशपा इंतहाई परेशान थी कि इसी वक्त दरवाज़ा खुला और बाजिल खान अंदर दाखिल हुआ। कौन हो तुम और ये बादशाह जट के गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो इंतहाई गुस्से से इसकी जानिब बढ़ते पूछ रहा था। वो गुंडा है, वो सोनिया मम्मा, मेरी शादी इससे। वो बोलते बोलते पीछे दीवार में जा जमाई और एकदम इसके सीने पे बाजू रखे से रोक गई। प्लीज़ दूर हटें, करीब क्यों आ रहे हैं? यशपा की दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हुई। पहली बार कोई शख्स इसके यूँ नज़दीक हुआ था। इसके यूँ अपने सीने पे हाथ रखने से वो पीछे होता रुक गया।
बोलो सब कुछ सच सच बताओ अभी इसी वक्त। बाजिल खान के माथे के बल देखते से सब बात मुख्तसर बता गई। बादशाह जट तुमसे तो वैसे भी बहुत से हिसाब निकलते हैं, एक बार मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें खुद के जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ था, प्लीज़ मेरी मदद कर दें, मुझे किसी महफूज पनाह गाह में छोड़ दें, यहाँ मेरी इज्जत महफूज रह सके, वरना मेरी सौतीली माँ यहाँ पहुँच जाएगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी और ज़बरदस्ती इस बुढ़े गुंडे बादशाह जट से मेरी शादी करवा देगी। इशफा की आवाज़ से वो अपनी सोचों से बाहर निकला। कोई अजीज रिश्तेदार है तुम्हारा? उजीने पे हाथ बांधे इसके चेहरे को बगौर देखते पूछने लगा। इशफा ने मुंह बनाते सरनफी में हिलाया तो बाजिल खान गहरा सांस भर गया। नजर चुकी कि अचानक इसकी निगाह इशफा के पाँव की जानिब उठी। तुम्हारा पाँव पे चोट लगी है? इसके अचानक पूछे गए सवाल पे वो अपने पाँव को देखती चौंकी। वो शायद कुछ चुप गया था, हील्स में भागा नहीं जा रहा था तो यूं ही भागना पड़ा। यशवा ने मिनमिनाते हुए कहा, यहाँ बैठो, मैं मरहम लगा दूं। अब की बार वो बहुत नरमी से बोल रहा था। वो डरते हुए सोफे पे बैठी तो फर्स्ट एड बॉक्स उठाया लाया और इसका पाँव अपनी थाइस पे रखता इसका मुआयना करने लगा। ज़रा सा इसका लहंगा ऊपर किया तो घबरा गई। आप मुझे दे दें, मैं खुद जख्म पे इसकी घूरी पे। यशफा की ज़बान अगले अल्फाज दम तोड़ गए। वह इसका जख्म अच्छे से साफ करता, इस पर दवाई लगाता, अब बहुत आराम से इसे बैंडेज कर रहा था, जबकि वो ज़रा सा भी न सिसकी। इतने गहरे जख्म पे तुम भागी कैसे? वो फर्स्ट एड बॉक्स एक तरफ रखता, टेस्ट बाथरूम में जाता, हैंड वॉश करते वापस आके बैठ गया तो वो तलखिया अंदाज में मुस्कुराई। इतने ज़ख्म मिले हैं ज़िंदगी में कि अब ये ज़ख्म कोई मायने ही नहीं रखता। वो सोफे पे पाँव ऊपर करके बैठ गई, जबकि वाजिल खान बिस्तर पे बैठा। तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकती हो, मैं रात को रूम से बाहर चला जाऊंगा और हाँ, सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बिस्तर से उठा कबर्ड से अपना ड्रेस निकाल रहा था, शायद वो शावर लेने जा रहा था। आप मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें प्लीज़, ऐसे सरेराह मत छोड़ना। वो अपने अल्फाज से इसे बुरी तरह से चौंका गई। वो जैसे आंधियों और जलजले की जद में आया था। और सरेराह मत छोड़ना, वो पथराई नजरों से इसे देखता रुख फेर गया। कितना दर्द था इन लफ्ज़ों में, लेकिन वो तो इसे छोड़ आया था बीच राह में या सरे राह में। वो लम्हे तुम बगैर तो की तरह मार खा के आ गए, लेकिन क्यों नहीं लेके आए? बादशाह जट सख्त गुस्से के आलम में धारा सर। वहाँ वो सब बाली बिल्डर थे, इनसे मुकाबला कैसे करती? एक आदमी अपना गाल सहलाता हुआ बोला। बात जट साहब, एक से बढ़ के एक निकम्मा रखा है तुमने। वो लड़की हमें हर हाल में यहाँ जाइए, कुछ भी करो इसे लेके आओ वरना मामला बिगड़ सकता है। सोनिया बेगम ने साड़ी का पल्लू लहराते हुए कहा। तुमसे एक चिटाक भर के लड़की की हिफाजत ना हो सके और मुझे बातें सुना रही हूँ। बादशाह जट इस पे बरस पड़ा तो वो मुंह बनाते रुख फेर गई, जबकि ये नहीं जानती थी कि इसकी अपनी बेटी ने इसकी मदद की थी। अल्लाह ने इसके दिल में खौफ डाल दिया, वरना माँ तो फिरौन बनी थी। माजिद जान गया था कि ये लोग इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं। वो इस लड़के को कहीं भी छोड़ आता, ये इस तक पहुंचकर इसे नुकसान पहुंचा सकते थे और बिना किसी ठोस रिश्ते के वो इसे यहाँ नहीं रख सकता था। और इसके सौतेली माँ के साथ हुई मुलाकात इसने यशवा को बताई। मैं जानती थी वो यहाँ पहुँच जाएंगी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। यशवा ने आंखों में आंसू भरे कहा। इस वक्त जिम खाली हो चुका था और वो जिम क्लोज करता बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट रहने का कहकर जिम के अंदर ही रात गुजारने वाला था, क्योंकि रूम में वो थी जिसे वो अकेला रूम में नहीं बिठा छोड़ सकता था। अब वो बाहर बैठा इस मामले को सुलझाने का कोई लाहे अमल सोच रहा था कि अचानक वो लड़की बाहर आते इसके पास आन खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू थे और सांसें फूली हुई थी। वो उठ बैठा और सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। आप शादीशुदा हैं? ये कैसा सवाल है? वो माथे पे बर डाले बोला। मुझसे शादी करेंगे? इसके अचानक इस सवाल पे वाजिल खान की तो दिमाग की तनाबे ही हिल गई। क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? जानती हूँ मेरे बारे में जो मैं मुझे शादी की ऑफर कर रही हूँ? वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। शादी के लिए जो जानना है इतना जान गई हूँ। आप शरीफ हैं, आपकी शराफत देखकर मुझे आपसे शादी करनी है। आपका होना मेरे लिए महफूज पनाहगाह है, आप मेरी हिफाजत कर सकती हैं। वो इसके पास आती तो कदम के फासले पे रुक गई। मेरे बारे में भी सब जान गई हैं, शायद मुझसे निकाह करके आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इन लोगों से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं और मैं एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। कुछ लम्हे के लिए खुदगर्ज हो गई थी मैं। भूल भूल जाएं कुछ कहा है मैंने। बस सुबह होते ही मैं यहाँ से तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा और मेरा शुभ निकाह होगा। अचानक से बाजिल खान ने फैसला किया, लेकिन आपकी जान को भी खतरा। इसकी बात पे वो इसके नज़दीक हुआ। मैं एक पठान हूँ और पठान न सिर्फ ज़बान का पक्का होता है बल्कि अपनी जान की भी परवाह किए बगैर अपनी इज्जत की हिफाजत करता है। अगर भरोसा है मेरे जोरे बाजू पे तो बताओ। वो इसके चेहरे को बिना पलक झपके देख रहा था, जबकि यशवा के दिल में उमड़ते जज्बात इसका दिल बुरी तरह धड़का रहे थे। मैं तैयार हूँ, वो भी फ़ौरन फैसला कर गई। लेकिन एक बात हमारे बीच तय होगी, ये निकाह सिर्फ इस वक्त तक ज़रूरत के तहत होगा। तुम्हारी हिफाजत करूँगा, इन्हें इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा और जिस दिन तुम्हारी जान इनसे छूट जाएगी
इस दिन हमारा निकाह ख़त्म, बोलो मंजूर है? इसकी शर्त सुनते यशपा की आंखें नम हो गईं। मतलब सामने खड़ा शख्स इसका होकर भी इसका नहीं होगा। वो सर इस बात में ला गई। ठीक है, सुबह होते ही हमारा निकाह का बंदोबस्त करता हूँ, तुम कमरे में जाओ। अब वो इसे कमरे में भेज खुद फ़ोन पे अपने निकाह का इंतज़ाम करवा रहा था। और फिर सुबह होते ही चंद दोस्तों अपने दोस्त वकील आसिम दुरानी की मौजूदगी में मौलवी साहब ने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और वो यशफा कामिल से यशफा बाजिल खान बन गई। इसके दोस्त मिठाई भी साथ लाए थे। सबका मुंह मीठा करवाते वो बादल खान के मुंह में लड्डू डाल गए। खूब इसे छेड़ा, लेकिन वो संजीदा रहा। निकाह के बाद वो रूम में चली गई। खाने पीने के ढेर सारा सामान वो रूम में रखवा चुका था। सबको रुखसत करता वो रूम में आया। तुमने कुछ खाया नहीं? भूख नहीं लगी? वो नॉर्मल अंदाज में इससे बात कर रहा था। लगी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। वो धीरे से मिनमिनाई। मैं लेकर आता हूँ। रूम से मुंसलिक छोटे से ओपन किचन में खड़ा वो नाश्ते का सामान निकाल रहा था, तो वो पास जाके खड़ी हो गई। मेकअप वो उतार चुकी थी, ज्वेलरी भी बनाए नाम ही पहनी थी, वो भी उतार के रख चुकी थी। दुपट्टा वो कंधों पे उड़े हुए थी। सबके लहंगे में वो शदीद उलझन का शिकार हो रही थी, पर लब से कुछ कह नहीं पा रही थी। ये नाश्ता करो, मैंने ऑनलाइन तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की हैं, डिलीवरी होते ही तुम चेंज कर लेना। इसके चेहरे से इसकी उलझन समझते वो खुद बोलता वापस रूम से निकल गया, जबकि वो वहीं एक तरफ बैठी नाश्ता करने लगी। आने वाले वक्त से बेखबर इस वक्त वो बहुत मसरूर थी। वजह शायद इसका ये निकाह था। हर लड़के की तरह इसके दिल में भी बहुत से अरमान थे अपने शरीके हयात के लिए। अब इस बुढ़े की जगह अंकल इसके नसीब में आ गए थे, तो वो खुश थी, क्योंकि वो कहीं से भी अंकल लगता तो नहीं था, लेकिन यशवा ने इसे अंकल बना दिया सिर्फ इसकी बॉडी की वजह से। अब अपनी ही बात पे वो खुद ही महसूस होती हो रही थी। नाश्ता करके इसने सारे बर्तन सिंक पे रखते इन्हें दो भी डाला था, फिर कुछ सोचते हुए सारा सामान समेटने लगी। ये कपड़े लो, चेंज कर लो, इसके बाद हमें वकील के पास जाना है। मतलब वकील के पास? वो घबराई। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मेरा दोस्त है आसिम दुरानी, जो तुम्हारे निकाह का वकील भी बना है, इसके पास जाना है। वो लोग गुंडे हैं, इनसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए पुलिस की मदद भी लाजमी देंगे। वो इसे समझा रहा था। वो नासमझी से सर इस बात में हिलाते इसे देखने लगी। घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे होते हुए वो इसकी तसल्ली करते से नरम निगाहों से देखते पलट गया। सर वो इस लड़की को लेके अभी गाड़ी से निकला है, क्या करना है? बादशाह जट के आदमी इन पे नजर रखे हुए थे। इनकी गाड़ी में निकलते ही वो अपनी गाड़ी इनके पीछे लगा गए और बादशाह जट के आर्डर के मुताबिक वो इसे सुनसान जगह पे पहुंचते गाड़ी रुकवा गए। वादिल खान भी वैसे वेट में था। गाड़ी रोके सामने मौजूद इन आदमियों को देखा। अगर अपनी खैर चाहती हो तो लड़की को हमारे हवाले कर दो, एक आदमी ने इसकी गाड़ी का निशाना लेते हुए कहा। वो बेख्तियार इसके हाथ पे अपना हाथ रख गई। वो जो सामने इसको घूर रहा था, इसका डर देख इसकी जानिब रुख कर गया। अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे किए वो अपने हाथों को बाहर निकालता गन से एक फायर कर गया, जो सामने गाड़ी के टायर को फाड़ गया। दोनों आदमी बौखला गए। यशपा ने घबरा के इसे देखा, जो बिल्कुल न डर बैठा इन्हें घूर रहा था। आखिरी वार्निंग है, लड़की को हमारे हवाले कर दो। वो फिर से ललकारे, ये ऐसी बाज नहीं आने वाले। बाजिन को गुस्सा आया। तुम गाड़ी से बाहर मत आना प्लीज़, मत जाएं, आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो ना आंखों से बोली, अगर आज बादशाह जज मुझसे बच गया तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। वो धीरे से कहता गाड़ी से उतर के बाहर आया, लेकिन मोबाइल पे वो अपने दोस्त से मुसलसल राब्ते में था। अब पूरी पुलिस फोर्स इसकी मदद को आ रही थी। इतने में बादशाह जट की गाड़ी आके वहाँ रुकी। फाजिल खान और बादशाह जट के आमने सामने खड़े एक दूसरे के सख्त निगाहों से घूर रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत हलगोरे ले रही थी। तो तुम हो जिसने मेरे होने वाली बीबी पे डाका डाला है। लगता है पिछली बार की बात भूल गए हो, जो फिर से सामने आन खड़े हुए हो। बादशाह ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। कुछ भी नहीं बोला और ना ही तुम्हें भूलने दे सकता हूँ। जो कुछ तुमने किया है इसका हिसाब देने का वक्त आ गया। बादशाह जट फाजिल खान ने इस पे गन तानी तो जट कहका लगाते हंस दिया। मेरा इलाका है ये, और तू मेरे इलाके में खड़ा होकर मुझे ललकार रहा है, जबकि तेरे इलाके में घुस के तेरी मंगेतर को उठा के ले गया था। इसे अपनी रखेल ना बनने पे सीधा मौत की घाट उतार दिया था। बादशाह गुस्से से आगे बढ़ा। किसी पल बाजिल की गन से गोली निकली, जो इसके कदमों के पास से जमीन में छेद करती वहीं पर रुक गया। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। हवाओं ने रुख बदला। कुछ याद ना आया था शीजा की मोहब्बत, इसकी कम सुनी में इसका अगवा होना और फिर इसकी डेड बॉडी का मिलना। लेकिन इसी दौरान वो एक फ़ोन कॉल वो आज तक नहीं भूला था। खान, शीजा खान सिर्फ तुम्हारी है। अगर इस जिंदगी में तुम्हारी ना बन सकी तो मरने के बाद तुम्हारी हो जाएगी। मर जाऊंगी, लेकिन अपना वजूद को किसी गैर की बाहों में नहीं जाने दूंगी। इसने कहा था सरे राह छोड़ के ना जाना, लेकिन इसे जाना पड़ा था अब्रॉड, सिर्फ एक माह के लिए बिजनेस के सिलसिले में। और वो वापस तो आया, सब बिखर गया था। वो अगवा हो चुकी थी। इसका अगवा की रिपोर्ट भी
दर्ज हुई थी, लेकिन कहीं भी वो ना मिली। फिर इसका फ़ोन आया तो सब जान पाए कि वो किसकी कैद में है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिजा, मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। वो तड़पाता, नहीं पहुँच पाओगे खान, मुझसे वादा करो तुम इस जट को मौत की घाट उतारोगे, मार डालोगे, नहीं छोड़ोगे। वो फ़ोन की दूसरी जानिब से बोले जा रही थी। माजिद नहीं जानता था वो किस हाल में है, किसके नंबर से कॉल कर रही है, कहाँ थी वो, पर जाते हुए वो इस शख्स का नाम इसे बता गई थी, बादशाह जट, जो अल्लाह के हुक्म से इसके सामने खड़ा था। और आज वो फिर से किसी मासूम को इस दरिंदे की भेंट चढ़ने नहीं देगा। वो मासूम इरादा कर चुका था। बाजिल खान ने अभी भी इस पे गन तानी हुई थी। बहुत नडर है भाई तू, लेकिन बादशाह जट से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। पकड़ो इस लड़के को और मेरे पास ले आओ। अब की बार वो गुस्से से धड़ा कि इसके आदमी बाजिल खान की जानिब बढ़े, और बाजिल ने एक नज़र सबको देखा और अगले ही पल गन अपनी पैंट की पॉकेट में रख लिया, क्योंकि पुलिस वैन वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस की भारी नफरी में बादशाह जट अपने आदमियों समेत बुरी तरह घिर गया था। अच्छा हुआ एसपी आप आ गए, वरना ये हमारा रास्ता रोके मेरी बीवी को अगवा करने की बात कर रहा था। फाजिल खान ने ड्रामेटिक अंदाज अपनाया। डोंट वरी सर, ये हमें काफ़ी केसेस में मतलूब था, आज आपकी वजह से हमारे हाथ आया है, इसे तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बादशाह जट को अपनी हिरासत में लिए एसपी ने एक जोरदार धमोका इसके मुंह पे दे मारा। एसपी, ये छूटना नहीं चाहिए, इसकी सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए। मैं खान हूँ, अपना बदला नहीं छोड़ता, लेकिन आज इसे जिंदा आपके हवाले कर रहा हूँ तो किसी की दोस्ती की खातिर, वरना कानून हाथ में ले लेता, इसे जिंदा ना जाने देता। बाजिल खान की सख्तगीर आवाज़ पे बादशाह ने इसे देखते तंजिया मुस्कुराहट दी। मैं बहुत जल्द तुमसे मुलाकात के लिए आऊँगा। पहले मंगेतर छीनी थी, अब तेरी बीबी। बादशाह जट बादल खान के हाथों की गिरफ्त बादशाह के गले पर पड़ी तो पल में इसकी आंखें उमड़ के बाहर आई। बहुत मुश्किल से पुलिस मैन ने इसे रोका, पर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। मजबूरन यशपा गाड़ी से निकली, इसकी जानिब बढ़ी, वरना कुछ बैद नहीं थी वो इस शख्स को मार के खुद चूल्हे पे चढ़ जाता। प्लीज़ खान रुक जाए। वो इसके बाजू को थामे अपनी तरफ खींचने लगी। वो नाजुक सी लड़के इस भारी भरकम बॉडी बिल्डर को कहाँ खींच सकती थी कि तभी एक झटका लगा, वो पीछे की तरफ गिरने लगी कि वाजिल बादशाह की गर्दन छोड़ता फौरन यशफा को कमर में हाथ डाले थामता अपने सीने से लगाया गया। यशफा के दिल की धड़कनें इसके सीने से मिस होती जोर से धड़कती थी। उसकी आंखों में खौफ था, कुछ छिन जाने का। पुलिस बादशाह और इसके आदमियों की हिरासत में लेते जा चुकी थी। मना किया था, गाड़ी से क्यों बाहर आई हो। इसे मजीद सीने में भीजता एक बाजू इसकी कमर के गिर्द लपेटे इसके कदम जमीन से ऊपर उठाए था। वो इसके सीने में खुद को धरा महसूस करती इसके चेहरे के मुकाबिल आ चुकी थी। खान, आपको कुछ हो जाता तो वो मासूम बच्चों की तरह बोलती इसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता, न जाने क्यों वो चाहता था कि वो कह दे कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है। इसके सवाल पर वो इसके गले के गिर्द बाजू हायल कर गई। मेरी वजह से आपकी मुश्किल में पड़ना चाहते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो। मैं खुद को कभी पुनज़र चुका गई, जबकि इसकी बात पे वो लब बेचे इसे यूं ही खुद से लगाया। गाड़ी की जानिब बढ़ता इसे गाड़ी के बोनेट पर बैठा गया। आइंदा आंसू नहीं देखूं तुम्हारी आंखों में। हम अभी अदालत जाएंगे, वहाँ केस फाइल करेंगे, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिलेगा, और तुम्हारी सुतेली माँ को भी जेल के पीछे पहुँचाऊँगा। नहीं प्लीज़, इन्हें नहीं। वो फ़ौरन मिनमिनाई, इन्हें क्यों नहीं, वो माँ है मेरी सुतेली ही सही, लेकिन इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की, वो मेरे बाबा की बीवी बन के आई, इन्हें कुछ कैसे बेदों सलाखों के पीछे, वो भी दुनिया भी चीज़ों के लिए जिनकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। वो बोली तो बोलती चली गई, फिर भी जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। इसके बाद तुम जिंदगी भर सुकून से रहोगी, बिना किसी डर खौफ के। वो इसीलिए गाड़ी की जानिब बढ़ा और गाड़ी को स्टार्ट करता आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद आसिम के ऑफिस में मौजूद थे, जहाँ सारी डिटेल डिस्कस करते वो वापस आ गए थे। केस फाइल होते ही सोनिया बेगम पे शिकंजा तंग हुआ था। अदालत की तरफ से नोटिस मिलते ही इन्हें यशपा का घर छोड़ना पड़ा। कानून का शिकंजा जब तंग हुआ तो वो भी भाग निकली, जो भी नकदी इकट्ठी कर सकी ले गई। एक हफ्ते के अंदर सब कुछ यशपा को वापस मिल गया, और ये सब बाजिल की बदौलत ही हुआ था। आज इसके बाबा के बिजनेस और घर के पेपर बाजिल ने इसके हाथ में थमाए। इस शख्स की ज़िंदगी में आने से सब कुछ ही सहल हो गया था, लेकिन क्या अब बिछड़ने का वक्त आ गया था। इसकी इसका दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। वो इन पेपर्स को देखते कुछ देर अपनी सोचों में गुम बैठी थी कि बाजिल के मोबाइल पे आती कॉल ने इसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। गुड़िया कॉलिंग देख के इसने पलट के बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा। बाजिल बाथरूम में ही था। इस मौके का फ़ायदा उठाते इसने कॉल रिसीव की। सलाम लाला जान, कैसे हो। मुकाबले किसी लड़के की खनकती आवाज़ सुनते यशफा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। मैं लाला नहीं हूँ। हैं, कौन हो तुम, और हमारे लाला का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन वाले अंदाज में बोली। मैं तुम्हारे खान लाला की बीवी हूँ। यशफा ने भी जवाबन चहकते हुए कहा। क्या, तुम क्या बोल रहा है। तुम हमारा भाभी हो। खान बीबी अम्मा खानम खान लाला ने शहर में शादी रचा लिया है।
वो अब चिल्ला चिल्ला के सबको बोलती पूरा घर सर पे उठा रही थी। इसकी आवाज़ काफ़ी ऊँची थी कि यशफा को मोबाइल कान से दूर करना पड़ा। इतने में बाजिल ने बाहर आते इससे फ़ोन छीना। क्या बात कर रही थी गुड़िया से? वो गुस्सीला हो गया। कुछ भी तो नहीं, यशफा घबरा के बोलते मुनकर हो गई। कॉल कट चुकी थी लेकिन बाजिल की चेटी इस कह रही थी सामने खड़ी लड़की ने कोई गड़बड़ ज़रूर की है। और फिर कुछ ही देर बाद खान दादा की कॉल इसके नंबर पर आई थी। वो कॉल रिसीव करता यशफा को घूरे से नवाजता बाहर निकल गया। अब आएगा मज़ा, देखती हूँ अब कैसे छोड़ेगा मुझे। तुम्हें तो मैं जोंक की तरह चिपक जाऊंगी। वो दिल ही दिल में बाजिल खान से मुखातिब हुई जो अपना दिल बुरी तरह इस पे हारी थी। जी ठीक है खान दादा से लंबी बहस के बाद बिलाखिर वो इनकी बात मानता वापस आया था। तुम इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ हो। किसने कहा था कॉल अटेंड करने को? और फिर ये भी बता दिया कि तुम मेरी बीबी हो। गुड़िया ने पूरी हवेली में हल्ला लगा दिया है। वो अंदर आता पूरी तरह भड़का। ओह अब क्या होगा? वो मसनूई हैरानी से बोली। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो नाटक जो पहले तुम्हारी खातिर करता था अब तुम्हें मेरी खातिर करना होगा कुछ दिन और, क्योंकि हवेली वालों को तुमसे मिलना है, ख़ानदान की बहू से मिलना है। वो सर झटकता बोला, अच्छा रियली? फिर कब जा रहे हैं हम आपके गाँव? वो परेशान था जबकि यशफा की आंखों में एक चमक थी। वो अफसोस से सर नफ़ी में हिलाता रह गया। आज शाम को गाड़ी आ जाएगी पिक करने, और याद रखना कुछ दिन हम वहाँ रहेंगे, इसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर सब ख़त्म और वहाँ जाके अपना मुंह बंद रखना। कोई फजूल बात की तो फौरन यहाँ वापस ले आऊँगा तुम्हें, समझी? वो उंगली उठा के वार्न करता है। इसकी गैर संजीदा देखता लब भीज गया था। उफ ये बंदा गुस्से में तो ज़्यादा हैंडसम लगता है। हाँ एक आज थोड़ा रोमांटिक भी होता तो। इश्फा तेरे तो वारे न्यारे हो जाने थे। वो सरदां भर के रह गई। हवेली को दुल्हनों की तरह सजाया जा रहा था। हवेली का इकलौता बेटा साल बाद जो हवेली में वापस आ रहा था। एक साल बाद वो पहले नाराज़ होके गया था जब शीज़ा को किडनैप किया गया था, इसका कत्ल हो गया था। इसका जिम्मेदार वो हवेली में सबको समझता था जो इसकी गैर हाजिरी में इसकी मरहूम चचा की बेटी और इसकी मंगेतर शीज़ा की हिफाजत ना कर सके। फाजिल बादशाह जट की तलाश में सवात से इस्लामाबाद पहुंचा था। एक साल से वो पुलिस की मदद से बादशाह जट को ढूंढ रहा था। इसके काफ़ी अड्डों पे हमला करवा चुका था लेकिन वो गायब हो जाता, और अब मिला भी तो यशफा की बदौलत। लड़कियों की खूबसूरती बादशाह जट की कमज़ोरी थी, और फिर इसके ज़रिए वो इस चूहे को बिल से बाहर निकालने में कामयाब हुआ था। इन्हें शाम तक गाँव से गाड़ी लेने आ गई थी। वाजिल के कहने पे इसने सिर्फ ज़रूरत के चंद कपड़े ही रखे थे क्योंकि बकौल इसके वहाँ सब कुछ मौजूद था। इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। जिम का निज़ाम वो अपने दूसरे ट्रेनर्स के साथ के हवाले किया गया था। यशफा के साथ संवाद के लिए निकल आया। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? लाइफ में फर्स्ट टाइम संवाद जा रही हूँ, खुशी तो बनती है ना? सुना है बहुत प्यारी जगह है। आप तो पूरा संवाद घूमे होगे ना? हाँ वहीं पे पल के जवान हुआ हूँ, मेरी जाए पैदाइश है वहीं की। वो नरम अंदाज में बोला जबकि सिक्योरिटी की एक गाड़ी आगे और एक पीछे थी। ड्राइवर मुस्तैदी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो यशफा के साथ पिछली सीट पे मौजूद था। यशफा ने खुद को बड़ी सी चादर में कवर किया हुआ था और गाड़ी में बैठने से पहले मजिन के हुक्मनामे पे इसने चेहरा भी ढक लिया था। कब आएगा संवाद? अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वो पूछ ही बैठी। अभी बहुत वक्त लगेगा, तुम सो जाओ, जब आएगा तो जगा दूंगा। वो इसकी आंखों में नींद की खुमारी देखता बेख्तियार बोला, मैं आपके कंधे से टेक लगा लूं? ऐसे नींद नहीं आएगी, वो कहते साथ ही अपना सर इसके कंधे पे टिका के आंखें मूंद गई। इसकी बेतकल्लुफी में माजी ने इसे देखता हुआ रह गया। 6 घंटे बाद वो सुवात में मौजूद अपनी हवेली पहुंचा था। खान हवेली जो रात के 2 बजे भी दुल्हनों की तरह सजी रोशनी से मुनव्वर थी, और ये सब करने वाले इसकी दादा और दादी खानम थे और खान दादा थे। वो जानता था वो इससे टूट के मोहब्बत करते हैं। वो इनसे नाराज़ होके गया था कि जब शीज़ा के कातिलों को सज़ा नहीं दिलवा देता हवेली वापस नहीं लौटेगा। आज वो लौट आया था। शीज़ा का कातिल सलाखों के पीछे था। नहीं, वो सलाखों के पीछे था। 2 दिन बाद इसका इनकाउंटर कर दिया गया था और यही इसकी सज़ा थी। वो गुमनामी की मौत मरता। यशफा यशफा वो इसे धीरे से पुकारता रहा। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी लेकिन वो इसकी गोद में सर रखे बहुत मज़े से बच्चों की तरह इसके साथ चिपकी सो रही थी। यशफा वो इसके बाल पीछे करते इसे पुकार रहा था। इसका नरम गरम वजूद माजिद के जवान खून को भी भड़का रहा था। कभी सोचता कि इसे खुद से अलग कर सकेगा तो जवाब नहीं में ही आता। फिर सोच हावी हो जाती कि वो शीज़ा से मोहब्बत करता है, ये बेईमानी है। इसकी जगह वो किसी और को कैसे दे सकता है? पर ये नहीं जानता था कि शीज़ा इसकी सिर्फ मंगेतर थी जबकि यशफा इसके निकाह में थी, और निकाह के 2 बोल में इतनी ताकत होती है कि वो रिश्ते पर भारी पड़ता है। बाजिल के उठाने पर वो फिर से कुछ मुस्सा के आंखें मूंदती सो गई। मजबूरन बाजिल इसे अपनी बाहों में बढ़ता अच्छे से इसको चादर में ढांपता अंदर की जानिब बढ़ गया जहाँ सभी ने इसका ख्याल मकदम किया। अरे तुमने दुल्हन को यूं क्यों उठाया हुआ है मरा? क्या ये चल नहीं सकता? खान बीबी को परेशानी लाहक हुई नहीं, खानम बीबी ये सो रही है। वो धीरे से बोला, मरा इसको जगाओ, हमें हमारी बहू से मिलना है अभी। वो जिद्दी अंदाज में बोली। फाजिल ने मदद तलब नजरों से दादा खान को देखा जो इसके वापस आने पे फिर से जवान हुए थे। अपनी मूँछों को बल दिए
अरे खानम बेगम सुबह मिल लेना, बहू अभी सो रही है। सोए बंदे को जगाना गुनाह है। वो अपनी बेगम को जबरदस्ती साथ लिए कमरे में घुस गई, जबकि गुड़िया ने बाजिल को तंग करते अच्छा खासा जिद किया था, लेकिन फिर से बेच के वो भी सो गई। यशफा को रूम में लाया, सभी को खानम बेगम ने सोने के लिए भेज दिया था। माँ बाप से मिलके वो वापस रूम में आया तो यशफा ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। वो शावर लेते इसके पास आया था, बिस्तर पर बैठा। घर वाले इसकी शादी दोबारा यशफा से करवाना चाहते थे। निकाह तो वो कर चुका था, लेकिन अब वो यशफा को बहू के रूप में सबसे मिलवाना चाहते थे। क्या यशफा मानेगी? वो शहर में पली बड़ी और इस समाज का एक गांव जहां पर्दे की पाबंदी लाजमी है। क्या यशफा यहाँ एडजस्ट हो पाएगी? बैकग्राउंड से टेक लगाए वो सोचता जा रहा था। सफर की थकान और नींद का गलबा, वो वही नींद दराज सा हो गया। सुबह आँख खुली तो यशफा इसके सीने पर सर रखे इसके साथ चिपकी हुई थी और बाजिल ने इसे अपने बाजू के हल्के में लिया हुआ था। इसे सोए कुछ ही देर हुई थी, फजर की अजान का वक्त हो गया और उसकी आंख खुली। वो मुंह पे हाथ फेरता उठा और धीरे से यशफा को सर तकिए पे रखता बाथरूम घुस गया। यशफा ने कुछ मुस्सा की आंखें खोली। पहले तो इसे समझ न आया वो कहाँ है, फिर धीरे धीरे आवाज जागे तो झट से उठ बैठी। इतने में बाजिल तर चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। इसे पहली बार शलवार कमीज में देख यशफा गंग रह गई। वह इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, जैसे कोई वडेरा साई होता है। उठ गई हो तो फजर अदा कर लो। वो अब भी इससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। आपके अमामत में नमाज पढ़ सकती हूँ? वो पहली बार इसे कुछ फरमाइश कर रही थी। बाजिल कुछ पहले तो चौंका। आज इसकी आंख देर से ही खुली थी, इसके बाईस इसकी जमात छूट गई थी। वो मस्जिद जाके नमाज अदा करने वाला था। फिर कुछ सोचते यशफा की बात में सर हिला गया। वो फौरन वजू करने चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों नमाज अदा करने लगे। एक खूबसूरत लम्हे में जहाँ यशफा कैद हुई, वहीं बाजिल खान भी न बच सका। पर वो चाहता था यशफा खुद दिल से कहे कि वो इस रिश्ते में रहना चाहती है, जबकि वो अपनी कई बात भूल गया था। जाए नमाज तय करते वो उठा या क्या मांगा अल्लाह से, वो सवाल कर रही थी। फ़लस्तीन के लिए वो बात अधूरी छोड़ गया। यशफा का दिल अचानक गम से भर गया। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए। कौन वाकिफ नहीं था इस जुल्म बर्बरियत से? सब दुआ ही कर सकते थे जो हमारे इख्तियार में थी। मैंने उनके लिए अमन मांगा, उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट मांगी, उन माओं के लिए सब्र मांगा जिनकी गोदें उजड़ गई, और जालिमों के अंजाम के लिए अल्लाह से इंसाफ मांगा। मैंने फ़लस्तीनियों के लिए रहमत, हिफाजत और आज़ादी की दुआ मांगी। और वो इसकी जानिब देखता है कि एक लफ्ज़ जज्ब के आलम में बोला। यशफा की आंखें भीग गई। अल्लाह इन्हें इस मुश्किल वक्त से निकाले और इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, इन्हें आज़ादी दिलाए, अमन दे, आमीन। वो बाजिल की बाजुओं को थामे खुद भी नम आंखों से सच्चे दिल से दुआ कर गई। सब हवेली से बारी बारी मिलते वो बहुत खुश हो रही थी। इसे शुरू से ही बड़ी हवेली में रहना पसंद था। वो बाजिल के गरीब समझती थी। इसे अंदाजा ना था कि वो इतनी बड़ी हवेली का मालिक है। वो उसके घर वालों से मिलकर उसे अंदाजा हुआ कि उसकी तबीयत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वो इन सब से मिलवा के अपनी बीवी की हैसियत से, इसके घर की बहू की हैसियत से फिर इसे तलाक दे देगा। ये तो पहले दिन से इससे बावर करवा चुका था, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इससे बाजिल खान का संग अच्छा लग रहा था। क्या बाजिल खान के दिल में मेरे लिए कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ? वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई थी और शिद्दत से दुआ की थी कि बाजिल भी इसे चाहने लगे। शाम को इसे दुल्हनों की तरह सजाया गया। पूरे गांव को मधु किया गया। खाना तकसीम हुआ। सभी बाजिल खान के दुल्हन देखने आए। वो छोटी सी लड़की सभी को बहुत पसंद आई थी। इसकी सास अमीना बेगम तो इस पे सदकेवारी हो रही थी। इसकी कमसुनी और खूबसूरती और इखलाक ने इनका दिल मोह लिया था। सब रस्मों से फारिग होते से बाजिल इसे कमरे में पहुंचा दिया गया। एक बार वो पहले दुल्हन बनी थी, तब इसकी मर्जी शामिल न थी। आज वो सवात की रवायती दुल्हनों की तरह तैयार हुई थी और इस पर रूप भी तो आया था। वो शर्माते न जाते सी बैठी बाजिल खान का इंतजार कर रही थी। इसकी बॉडी बिल्डर जैसी जिजामत को सोचते इसका दिल जोरों से धड़का था कि तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा बिल्कुल से बाढ़ था। इसने आगे बढ़कर यशफा के घूंघट नहीं उठाया। वो अपनी इज्जत उतार के एक तरफ रखता, अपने चेहरे पे हाथ फेरता, शदीद इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला हुआ। उख पलट के देखा, वो यूं ही बैठी थी। यशफा जाओ जाके चेंज कर लो, नाटक यहीं तक था। कुछ देर बाद चाहे जाके हम इस रिश्ते को, वो अचानक से यशफा ने घूंघट उठाया। इसका खमसुन रूप इस वक्त दुल्हनों के रूप में इसके चादर तमक रोशन कर गया। वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वाजिल खान के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो गुस्से से उठते इसके पास आई। मुझे लगा कौम बहुत गैरतमंद होती है। यशफा वो इसकी बात पे गुस्से से दाड़ा, चिल्लाए मत, मेरी बात पूरी होने दे। वो भी बिना डरे उंगली उठा के बोली, लेकिन कद छोटा होने की वजह से इसे सर काफ़ी ऊंचा करके बात करना पड़ रही थी। पास पड़े स्टूल पे खड़ी होती वो 2 इंच इससे ऊपर हो गई। मैंने सुना था खान लोग मर जाते हैं, लेकिन अपने निकाह में आई लड़की को नहीं जोड़ते। आप कैसे खान हैं? आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? वो नम आंखों से इससे मुखातिब थी। पहले दिन से यही तय था, खान अपनी ज़ुबान का पक्का होता है। वाजिल ने सर उठाए, इस नाजुक सी लड़की को देखा। तो ठीक है, कर दीजिए मुझे आज़ाद, जब दिल करे कर देना, फिर मैं किसी और से शादी
کر کے اسی طرح اس کی صحت سجا کے اس کے ساتھ سہاگ رات اس کے الفاظ سے سنتا بادل خان پل میں پاگل ہوا. وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ خود کو جوڑ رہی تھی. بادل خان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے خود پہ جھکتا اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کا کف لگایا. وہ اتنی بے دردی سے لگایا کہ اشفاق کو لگا اس کی روح ہی پرواز کر جائے گی. اس کے لبوں پہ ہلکا سا کٹ لگا. گہری سانس سے بڑھتا پیچھے ہٹا. اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا. اشفاق کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا محال تھا. اتنا وزنی لہنگا, اس سے بھی زیادہ وزنی دوپٹہ وہ کیسے کھڑی رہتی. اور بادل کی جان لیوا کہ اس نے اس کے رہے سے حواس بھی ختم کر دی. ایک دم سے وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ دی. بادل کی باہوں میں تھی. کیا ہوا؟ خان کی بیوی بننے کا بہت شوق ہے, صرف ایک کس سے تمہارا یہ حال ہے. پورے خان کو کیسے سہوگی. اس کی نازکی اور کنسونی پہ چوٹ کرتا وہ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتا معنی خیزی سے مسکرایا تھا. اشفاق کا دل پسیاں توڑ کے باہر آنے کو مجلا. پیار سے کرتے تو سہ بھی جاتی. اتنا اگریسو ہو کے کون کرتا ہے. ورنہ روٹھے انداز میں اس کے گلے کی گرد باہیں حمائل کرتے خمار بڑی نگاہوں سے بولی. بادل اس کی آنکھوں کی طلب پڑھتا پل میں بہکا تھا. مطلب آنکھ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی. دھیرے سے اسے بستر پہ لٹاتا وہ اس کو بھاری دوپٹے سے آزاد کر دیا. اس کی گردن پہ زیورات کو دیکھتا وہ انہیں بھی اتار گیا جہاں اب لال نشان پڑ گئے تھے. تم تو بہت ہی نازک ہو. وہ اس کی گردن کے لال نشان کو چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا. اور آپ بہت ہارڈ. وہ اس کے سینے کو ٹچ کرتے بولی. تو بادل خان مسکرا دیا. اٹھتے ہوئے کمرے کی لائٹ ڈم کی اور اگلے ہی پل اس کو سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے تکیے پہ لٹا گیا. ہارڈنیس تو ابھی تم نے محسوس ہی نہیں کی. وہ اس کے چہرے پہ جھکا دھیرے سے سرگوشی کر گیا. اشفاق کے پورے جسم میں کرنٹ سا دورہ. مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے. وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولی جبکہ وہ اوپر ہوتا اپنی قمیض بھی اتار گیا. بڑھانا سینہ محسوس کرتے ہی اشفاق کی پلکیں حیا سے جھکی تھی. مجھے تو لگا تھا ہمارے بیچ یہ ازواجی رشتہ کبھی نہیں بنے گا, لیکن آج میں ہمارے بیچ یہ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. تمہاری مرضی چاہیے. وہ اس حد تک پہنچ کے اب اس سے اس کی مرضی پوچھ رہا تھا. یہ آپ کو میرے اوپر آنے کے بعد یاد آیا کہ مجھ سے پوچھ لیا جائے. سہاگ رات منان کے پوچھ لیتے. وہ شرارت سے بولی. تو بادل خان نے جھٹکے سے اس کی گردن پہ جھکتا اسے اپنے لبوں سے معتمر کرنے لگا. اس کے ہاں یہ سنتا وہ مزید مدہوش ہوا تھا. دھیرے سے اس کا بلاؤز اتارتا وہ اسے الٹا کرتے اس کی کمر کے خم پہ موجود تل کو اپنا نشانہ بنانے لگا. اس نے اسے کئی راتوں سے سونے نہیں دیا تھا. اسے اپنے لبوں سے بری طرح مسلتے وہ اس کی سسکیاں نکلوا گیا. اس کی کمر کے خم سے لبوں کو اوپر کی جانب ٹیرس کرتا وہ اسے ایک پل میں سیدھا کرتا. اس کی چہرے پہ بکھیرتے ملال کو دیکھنے لگا. میں بہت جنونی ہوں. تمہاری نازک جان مجھے سہ نہیں پائے گی. وہ گہرے سانس بھرتا پوچھ رہا تھا. آواز اور لہجہ انتہائی گمبھیر تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا فوراً اس نازک وجود میں سما جائے جس نے اتنے دن اس کے صبر کا امتحان لیا تھا. وہ جواباً کچھ بھی کہ بنا اس کی گردن میں بازو حمائل کیے اس کی لبوں پہ اپنے لب رکھتی اپنی رضامندی دے گئی. بادل خان نے اس کی رضامندی پہ بہت ہی پیار سے اسے اپنے اوپر کرتے اس کی دھڑکنوں پہ قبضہ جمایا. دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی. دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہوئے. ساری دنیا بلائے دل سے اپنا رشتہ مکمل کر چکے تھے. رات بھر اس کی شدتوں کو سہتے وہ نڈھال ہو چکی تھی. آنکھوں سے آنسو بھی بہے جسے بادل خان نے اپنے لبوں سے سنا تھا. بہت کوشش کی کہ وہ اس کی کمسنی کا لحاظ رکھتا, لیکن کسی وقت وہ جنونی ہوتا, سب کچھ بھلا دیتا. اس کی آہوں اور سسکیوں کو یاد کرتا وہ زیر لب مسکرایا. اشفاق کو سوئی ابھی صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب بادل اب بھی جاگ رہا تھا. اس کی جانب مڑتے اس کے اوپر ایک بار پھر سایہ فگن ہوا. اس کا من بھر ہی نہیں رہا تھا. خان وہ اس کا وزن برداشت کرتی دبا دبا چلائے. کیا ہوا؟ ابھی اس سے ہمت ہار گئی. وہ اس کے نین نقش کو محبت سے چومتا پوچھ رہا تھا. میں تھک گئی ہوں, مجھے نیند. وہ بند آنکھوں سے بولی تھی. تم سو جاؤ, کم جگایا تمہیں میں نے. وہ معصومیت سے بولتا اس کی دھڑکنوں میں چہرہ گھسائے اپنی شدتوں سے اسے پھر سے بحال کرنے لگا. وہ تو اس پاگل خان کو شاید دیکھے پچھتائی تھی جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا. ایک بار پھر سے اپنی شدتوں سے بحال کیے اسے اپنا بناتا چلا گیا. جبکہ اشفاق نے بھی خوب بدلا لیا. اس کے سینے اور کندھوں پہ بازو چنائے, ناخنوں سے بہت اچھے سے تراش خراش کی. وہ باڈی بلڈر وجود اس کے لیے بھی اس کے جنون کا سبب بنا اور مزید اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا. وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ان کے ہی خاندان کا روایتی لباس پہنے تیار ہو رہی تھی. اس کے چہرے پہ گلال رنگ کھلا ہوا تھا. رات کی غربت کی جھلک اس کے چہرے پر واضح تھی. بادل خان اسے پاس کھڑا نہارے جا رہا تھا. لگتا ہی نہیں تم شہر سے ہو. یوں لگتا ہے ہمارے خاندان کی ہو. وہ اسے ڈریسنگ پہ بٹھاتے اس کے گرد بازو رکھے اس کے چہرے کے پاس جھکا. اچھے لگ رہی ہوں نا؟ وہ اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے شوق نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہی تھی. وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھے اس کے قریب ہوا. مجھے تو رات والے روپ میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی. وہ اس کے لبوں کا ہلکا سا چھوتا اس کے ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا.
آپ کتنے بے شرم ہیں، پہلے دیکھتے تک نہیں تھے اور رات کو توبہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئے۔ اگر تم اپنی سافٹ سائڈ پہلے دکھاتی تو میں بھی اپنی ہارڈنیس دکھا دیتا۔ تم نے ہی اقرار میں دیر کر دی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ریسنگ سے اسے نیچے اتار گیا۔ کتنی گندی باتیں کرتی ہیں آپ، وہ سرخ چہرے سے دیکھتے پلکیں جھکاتے بولی جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صرف باتیں، رات کو عملی مظاہرہ بھول گئی؟ کچھ کسر رہ گئی ہے تمہاری ناز کی کا لحاظ کرتے ہاتھ ہولا رکھا۔ آج نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے کمر سے تھامے ذرا سا اوپر کرتے شدت سے اس کے لبوں کو چھو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پہ وہ بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا۔ گڑیا انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ یشپا کی آنکھوں میں شرارت اور چمک ایک ساتھ ابھری۔ تم سے رات کا پورا حساب لوں گا۔ وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکلا جبکہ وہ اپنے ساتھ چلتے فاضل خان کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی جسے اللہ نے اس کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا تھا۔ وہ اس کی لائف کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہوا۔ ضروری نہیں ہر یشپا کو فاضل ملے، ایسا زیادہ تر ناولز میں ہی ہوتا ہے۔ یہ اصل زندگی میں معجزہ، ورنہ کسی صورت بھی گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو فرشتے کم شیطان زیادہ ملتے ہیں۔ کہانی کو فینٹیسی سمجھ کر پڑھیں اور انجوائے کریں۔ اللہ اس دنیا جہاں مسلمان ہیں سب پہ اپنی رحمت کرے۔ اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔